अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज और सनसनी खेज होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में मिशा फौजिया का काम भी तमाम कर देगी। बल्कि इसी के साथ मिशा अब फौजिया को अपनी सच्चाई भी बताने वाली है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी है। अब फौजिया का कांटा भी मिशा अपने रास्ते से हटा देगी। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अब एक बहुत जबरदस्त धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, और वो है जव्वाद शाह की मिशा के साथ शादी, और इस शादी में मिशा का अपना राज फाश कर देना। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और मिशा अपने टारगेट मुकम्मल करती जा रही है। जैसा कि निहाल अंसारी के मिशन ने उसे कामयाब कर ही दिया है, और वेल्डन मिशा, जिस तरह से तुमने अपने ऊपर किए गए मजालिम का बदला इन फिरौनियों और घुमंडियों से लिया, सारे का सारा गुरूर खाक में मिला दिया। तो अब जैसा कि मिशा ने नूरी के भाई से शकील अंसारी का बयान रिकॉर्ड करवाया, और इसी के साथ वो वीडियो जव्वाद शाह ने देखकर फौजिया को भी उसी क्वार्टर में बंद कर दिया है, जो खास जव्वाद शाह ने इन्हीं लोगों के लिए बनवाया है जिन्हें वो सजा देगा, और उसे उस क्वार्टर की जेल वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब फौजिया मैडम तो इस क्वार्टर में डर रही हैं कि वो बदरूह कहीं से निकल कर ना आ जाए और उसे भी अपनी जान से ना हाथ धोने पड़ जाएं। अपनी मौत के खौफ से फौजिया की जान निकली हुई है, और निहाल की जान लेते वक्त तो ये नहीं सोचा था कि जब अपनी जान जाएगी तो कैसा लगेगा। अब मजा चखो फौजिया बीबी अपने इन काले करतूतों का, जो तुम हाथ में तस्बीह लिए कुफ्र तोलती रहती थी, और साजिशें, चालाकियां, बहतानबाजियां और इल्जामात लगाना, ये सब फितरत में शामिल था। दौलत की लालच में शबाब की कोख बंदी भी करवा दी। तुम जैसे जालिमों का तो बहुत ही अंजाम दिखाया गया है। बहरहाल नाजरीन, जव्वाद शाह मिशा से ये जरूर पूछेगा कि ये वीडियो तुम्हें कहां से मिली है। तो अब मिशा इस वीडियो के बारे में जव्वाद शाह को यही बताने वाली है कि दरअसल मैं निहाल अंसारी के बारे में जानना चाह रही थी कि वो कहाँ हैं, बस इसीलिए उसके घर ड्राइवर के साथ चली गई। वहां उसके बाप की बहुत ही बुरी हालत देखकर अफसोस तो हुआ, और उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया, और मैंने आपको सबूत दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। जव्वाद शाह तो वैसे भी मिशा पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, अब भी वो उसी की बात को सच मान लेगा। इसी के साथ अब जव्वाद शाह, जिसे अपने प्यारों के मरने और घर में होने वाले हादसात और वाकयात से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बस मिशा की जुल्फों तले सोना चाहता है, जिसे सिर्फ मिशा से शादी करने में जल्दी हो रही है। लेकिन जव्वाद शाह की ये जल्दी और जव्वाद शाह का ये ठरकपन ही उसे बहुत जल्द मौत के मुंह तक पहुंचाने वाला है। तो मिशा अब जव्वाद शाह से शादी कर रही है, और इन दोनों की माइयों मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है, और मिशा ये सब कुछ शबाब को जलाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो उसकी तड़प और सिसकियां सुनना चाहती है। जव्वाद शाह जो कि मिशा से कहेगा कि मिशा, मैं सब कुछ भुलाकर, अपने माजी की तमाम तलखियों को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने जितने भी रिश्ते थे, चाहे वो मेरे खून के थे या दूसरे, सब ने मुझे धोखा दिया है, सब ने मुझे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। एक तुम वो वाहिद इंसान हो जो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा मुखलिस हो। जव्वाद शाह मिशा से कहेगा कि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने भाई हुनैन शाह के कातिलों का पता चल सका कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने सगे खून के रिश्ते हैं। जव्वाद शाह मिशा से कहेगा कि मैं अब चाहता हूँ कि अब तुम जल्द से जल्द मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। तो मिशा और जव्वाद शाह की जब मेहंदी की रस्म चल रही होगी तो जव्वाद शाह और मिशा दोनों ही बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स कर रहे होंगे। मिशा और जव्वाद शाह का फोटोशूट चल रहा होगा, और जव्वाद शाह तो मिशा पर इस कदर लट्टू हो रहा है, इस कदर आशिक और दीवाना बना हुआ है कि जैसे उसकी पहली मोहब्बत हो। हालांकि मिशा से पहले वो शबाब से भी इसी तरह से अपने इश्क का इजहार करता था कि जैसे शबाब उसकी जिंदगी में ना रही तो वो उसके बगैर मर जाएगा, लेकिन आज शबाब जव्वाद शाह के बगैर मर रही है, और जव्वाद शाह को शबाब की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है, और शबाब से जव्वाद शाह की ये शादी देखी नहीं जा रही। तो जव्वाद शाह को इस तरह से मिशा के साथ देखकर शबाब रो रही होगी और तड़प रही होगी, और मिशा जो कि जानबूझकर शबाब को जलाने के लिए जव्वाद शाह के और भी ज्यादा करीब हो जाएगी, और उससे कहेगी कि अगर तुम रोक सकती हो इस शादी को तो रोक कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी ये कोशिश भी मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम जितना मर्जी रो रो कर जव्वाद शाह को दिखा लो, जव्वाद शाह का दिल अब तुम्हारे लिए पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि जव्वाद शाह इस वक्त पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है, मेरे कंट्रोल में है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मिशा जो कि अपनी मेहंदी की रस्म से फ्री होने के बाद सीधा पहुंच जाएगी फौजिया के पास। अब फौजिया जो कि क्वार्टर में बंद पड़ी होती है, और मिशा जैसे ही अंदर आती है तो फौजिया उसको देखकर गुस्से में आ जाएगी और उससे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, आज जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से ही है। मिशा फौजिया से कहेगी कि देखो, आज मैं इस घर की मालिकन बनने जा रही हूँ, मैं और जव्वाद शाह शादी करने जा रहे हैं, कल हमारा निकाह है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फौजिया मिशा से कहेगी, तुम क्या समझती हो, क्या तुम जव्वाद शाह से शादी करके बच जाओगी?
तुम्हारी असलियत तो जव्वाद शाह के सामने मैं ला कर ही रहूंगी, तो देखना जव्वाद शाह तुम्हें कितनी इबरतनाक सजा देगा, तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। फौजिया को मिशा कहेगी कि वो वक्त नहीं आएगा जब कोई मुझे इबरतनाक सजा देगा, इस वक्त सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मिशा फौजिया से कहेगी कि तुम्हारी शबाब भाभी को बड़ा गुरूर था ना अपने हुस्न पर, अपनी मोहब्बत पर और इस घर पर और इस घर के आराम और आसाइश पर। वो इस घर की मालिकन है, जो चाहे कर सकती है। आज तुम्हारी वही मालिकन इतनी अजियत में है कि उस बेचारी से तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा, इतनी अजियत में है कि उससे बेचारा तो शायद इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मिशा फौजिया से कहेगी कि वो कभी दूसरों को रुलाती थी और आज वो खुद बैठी रो रही है। जव्वाद शाह उसके हुक्म के बगैर पानी तक नहीं पीता था, आज वही शबाब खुद रो रही है और जव्वाद शाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो मरे या जिए, इस घर में रहे या इस घर को छोड़कर चली जाए, जव्वाद शाह को इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। शबाब की हैसियत अब जव्वाद शाह की नजर में और इस घर में एक पड़ी हुई उस बेकार सी चीज की तरह है जिसकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करता। मिशा कहेगी कि जव्वाद शाह को तो शबाब शायद अब नजर ही नहीं आती है। फौजिया मिशा से कहेगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब वक्ती है, हम जव्वाद शाह के सगे रिश्ते हैं, उसका खून है, आखिर वो पलटकर हमारी तरफ ही आएगा। जब उसे तुम्हारी हकीकत पता चल जाएगी तो वो तुम्हारा सर कुचल कर रख देगा। फौजिया मिशा से कहेगी कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। मिशा को फौजिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा और मिशा फौजिया की तरफ गुस्से से पलटकर उसे गुस्से से घूरते हुए बिल्कुल उसी तरह से शीशे की एक बोतल को तोड़ेगी जिस तरह से फौजिया ने बोतल को तोड़कर निहाल पर वार किया था। बिल्कुल इसी तरह अब मिशा भी कहती है कि तुम्हारी मौत, मैं खुद को तुम्हारी मौत समझती हूँ और शायद तुम्हारा अब आखिरी वक्त आ पहुंचा है। तुम भी जकिया, जावेद और आमिर के पास जाने की तैयारी कर लो क्योंकि वो तीनों शैतान सिफत लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। फिर मिशा बहुत ही गुस्से के साथ फौजिया को घसीटते हुए दीवार के साथ लगा देगी और उसका गला दबाते हुए कहेगी कि तुम्हें अब अपने किए का हिसाब देना होगा। फौजिया यहाँ पर चीखें मारते हुए और खुद को मिशा से छुड़वाते हुए कहेगी कि तुम कौन हो और चाहती क्या हो, तुम क्यों हम सबके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, तुम कौन हो और कहां से आई हो। जिस पर निहाल बहुत ही गुस्से से फौजिया से कहेगी कि मैं निहाल हूं और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसका बदला लेने के लिए तुम लोगों के पास वापस से आई हूं। जिस पर फौजिया मिशा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी और हंसने लगेगी और कहेगी कि तुम निहाल कैसे हो सकती हो, निहाल तो मर गई थी और हमने खुद उसे मारा था और कब्र में दफनाया भी था। मिशा फौजिया से कहेगी कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है और यही तो तुम लोगों की भूल थी कि तुम लोग सब मुझे मार पीट कर कब्र में उतार आए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मेरी जिंदगी लिखी थी और अल्लाह ने मुझे बचा लिया और देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत तुम्हारी मौत बनकर खड़ी हूँ और आज तुम उसी जगह पर खड़ी हो जिस जगह पर तुम लोगों ने मुझे और नूरी को मारा था। फौजिया कहेगी कि मैं तुम्हारी ये असलियत जव्वाद शाह को बताऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम मिशा नहीं बल्कि निहाल हो। जव्वाद शाह को बताऊंगी कि तुम ही हो जिसने जकिया, जावेद और आमिर की जान ली है। फौजिया कहेगी कि मैं जव्वाद शाह से कहूंगी कि यही शबाब और तुम्हारे दरमियान बदगुमानियां पैदा कर रही थी और हमारा घर खराब करने की कोशिश कर रही थी। निहाल फौजिया से कहेगी कि तुम जिंदा बचोगी तभी तो तुम जव्वाद शाह को कुछ बताओगी ना, मैं तुम्हें जव्वाद शाह के सामने कुछ बताने के लायक छोड़ूंगी तभी तो तुम कुछ बता पाओगी। फौजिया वहां से भागने की कोशिश करेगी लेकिन निहाल किसी भी सूरत अपने इस वार को नाकाम होने नहीं देगी। वो फौजिया को पकड़ लेगी और फिर निहाल फौजिया को बिल्कुल उसी तरह से मारेगी जिस तरह से फौजिया ने निहाल के मुंह पर बोतलें मारकर उसे जख्मी करके निढाल कर दिया था और जान से मार दिया था। और फौजिया भी अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। और फिर मिशा जो कि फौजिया को मारने के बाद जल्दी से वहां से आ जाएगी, फौजिया के कमरे का दोबारा से दरवाजा बाहर से लॉक कर देगी और अपने कमरे में जाकर खुद को रिलैक्स करेगी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और फिर सुबह होने के बाद जब मुलाजमा फौजिया को नाश्ता देने के लिए जाएगी और दरवाजा खोलकर देखेगी तो फौजिया जो कि खून में लथपथ पड़ी होगी और मर चुकी होगी। मुलाजमा जो कि शोर मचाएगी और आकर जव्वाद शाह को बताएगी कि फौजिया मैम की तो डेथ हो चुकी है, वो खून में लथपथ पड़ी हैं। मुलाजमा कहेगी कि जल्दी से आइए और फौजिया मैम को देखिए। जव्वाद शाह और शबाब जो कि फिर भागकर फौजिया के कमरे की तरफ जाएंगे और मिशा भी साथ ही जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी शक उसकी तरफ आए। तो ये लोग जब फौजिया को जाकर देखेंगे तो फौजिया की डेथ हो चुकी होगी और जव्वाद शाह फौजिया को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाएगा। शबाब जो कि बहुत ही मशकूक नजरों के साथ मिशा की तरफ देख रही होगी, शबाब को यही लग रहा होगा कि फौजिया की मौत के पीछे भी इसी मिशा का हाथ है क्योंकि फौजिया के चेहरे पर भी बिल्कुल उसी तरह से जख्म आए हुए होंगे जिस तरह से निहाल के मुंह पर आए थे। और शबाब ने तो इन लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से उन्होंने निहाल को मारा था। तो अब शबाब को भी यकीन हो जाएगा कि यही निहाल है क्योंकि फौजिया ने शबाब को बताया था
کہ عامر نے اسے بتایا ہے کہ نہال زندہ ہے تو اب شباب کا بھی شک یقین میں بدل جائے گا کہ سچ میں نہال زندہ ہے۔ اب شباب کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگ جائے گا کہ کہیں اب یہ لڑکی میری جان نہ لے لے، کیونکہ مشا کی نظر مسلسل شباب پر ہی ہوتی ہے۔ اور زواشا جو کہ فوزیہ کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ فوزیہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تم مر جاؤ، میں نے تو تمہیں صرف سزا دینے کے لیے یہاں پر بند کیا تھا تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور تم نے اپنی جان ہی لے لی۔ زواشا کو تو یہی لگے گا کہ فوزیہ نے خودکشی کی ہے، خود اپنی جان لے لی ہے، کیونکہ مشا اپنے تمام ثبوت وہاں سے مٹا کر آئے گی۔ وہاں پر کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں چھوڑے گی کہ کسی کا بھی شک مشا کی طرف جائے۔ اور اس مرتبہ ایک بار پھر پولیس زواشا کے گھر پہنچ جائے گی اور پولیس انسپیکٹر زواشا سے کہے گا کہ آپ کے گھر کے تمام افراد ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سب کے پیچھے آپ کی اس نینی کا ہاتھ ہے؟ یہاں پر زواشا پولیس انسپیکٹر سے کہے گا کہ نہیں، ہماری تو آج مہندی کا فنکشن ہو رہا تھا اور ہم لوگ تو صبح تک اسی فنکشن میں مصروف تھے، اور آج ہمارا نکاح ہونے جا رہا ہے اور فوزیہ یہاں پر تھی اور مشا تمام وقت میرے ساتھ ہی رہی تھی، یہ کام مشا کا نہیں ہے۔ پولیس انسپیکٹر زواشا سے کہے گا کہ آخر آپ کی بہن یہاں پر کیوں بند تھی، یہ آپ کے نکاح میں شامل کیوں نہیں تھی؟ زواشا پولیس انسپیکٹر سے کہے گا کہ یہ ہمارے گھر کا کچھ پرسنل میٹر ہے جس کی وجہ سے فوزیہ ہماری مہندی میں شامل نہیں تھی، لیکن پولیس انسپیکٹر کو پوری طرح سے مشا پر شک ہے، بلکہ اب یقین ہو چکا ہے کہ جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ لیکن زواشا جو کہ مشا پر پولیس انسپیکٹر کو ہاتھ ڈالنے ہی نہیں دیتا ہے، ہر بار بچا لیتا ہے۔ زواشا کہے گا کہ فوزیہ کو کسی نے بھی نہیں مارا ہے، اس نے خود اپنی جان لی ہے، خودکشی کی ہے، کیونکہ کچھ راز، کچھ حقیقت اور کچھ اصلیتیں فوزیہ کی میرے سامنے آ چکی تھی، اس لیے فوزیہ اب میرا سامنا نہیں کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے یہی سوچ کر اس نے اپنی جان لے لی ہے۔ زواشا پولیس انسپیکٹر سے کہے گا کہ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں اور پلیز دوبارہ ہمارے گھر مت آئیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے آنے سے ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور زواشا یہ کہہ کر وہاں سے مشا کو لے کر چلا جائے گا۔ تو پولیس انسپیکٹر بھی اب شباب کے کہنے پر اور کچھ اسے خود بھی اس پر شک ہے تو وہ مشا کی تفتیش پر لگ جائے گا تاکہ مشا کی اصلیت زواشا کے سامنے لا سکے۔ اور پھر وہیں دوسری طرف مشا نے بھی فوزیہ کی جان آج ہی کیوں لی، یا بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ فوزیہ کو مار لے، لیکن اس کے پیچھے بھی مشا کی ایک چال تھی، کیونکہ اگر وہ فوزیہ کی جان آج رات نہ لیتی تو اگلے دن تو زواشا اور مشا کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اور چونکہ نہال آلریڈی زواشا کے نکاح میں ہے تو وہ نکاح پر نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ اس چیز کو ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی۔ تو اب زواشا فوزیہ کی تدفین کے کافی دن گزر جانے کے بعد مشا سے پھر نکاح کی درخواست کرے گا، تو پھر مشا اب زواشا پر اپنی اصلیت کھول دے گی، اور مشا اب مشا نہیں بلکہ زواشا کے سامنے وہ نہال بن کر آئے گی اور اسے پھر بتائے گی کہ وہ کون ہے۔ تب زواشا کو پتا چلے گا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، خود اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زواشا مشا کے منہ سے ساری کی ساری حقیقت سن کر یہی فیصلہ کرے کہ جو ہونا تھا وہ بہت ہی اچھا ہوا، جس نے بھی ظلم کیا وہ سارے ظالم اپنے انجام تک پہنچے، کیونکہ زواشا تو اب مشا اور اپنے بیٹے کے بغیر نہیں جی سکے گا۔ اس لیے یہاں پر میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہی ہے کہ مشا زواشا کو تو نہیں مارے گی، جہاں ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ زواشا کی موت ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ مشا اب زواشا پر اپنی ساری حقیقت عیاں کرنے کے بعد حنین شاہ کو لے کر اس حویلی اور زواشا کے دل پر راج کرنے والی ہے، اور پھر اسی دوران چند دن گزارنے کے بعد حنین شاہ بھی 1 سال کا ہو جائے گا، اور وہاں اس کی برتھ ڈے کا سین دکھایا جائے گا، جہاں اس ڈرامے کی آپ سب کو ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی۔ تو آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مشا اپنے تمام ٹارگٹ مکمل کرنے کے بعد ایک خوشحال زندگی جی پائے گی زواشا کے ساتھ، یا پھر مشا کو بھی کوئی نہ کوئی سزا ملنے والی ہے جتنے بھی قتل اس نے کیے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔